हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट एनआईटी रैंगल की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंगल जो है, जो आपकी तेलंगाना स्टेट में पड़ती है, मगर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। इसकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि अपडेट किन के लिए है, इनमें कौन कौन से कैंडिडेट जो एलिजिबल है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। कब इसे अप्लाई करना है, कैसे इसे अप्लाई करनी है, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो इससे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एनआईटी रैंगल की तरफ से जो अपडेट निकल कर रही है, सबसे पहले हम इसे देख सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि 16 अगस्त 2021 को ये पब्लिकेशन की गई है, इसकी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 23 अगस्त 2021। अब अच्छे से यहाँ देख लें, 23 अगस्त 2021 को 11 बजे सुबह से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। अभी ये अप्लाई नहीं होगी, जैसे ही इसकी अप्लाई लिंक अवेलेबल होगी हमारे वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो इसकी है वो 23 सितंबर 2021 रात के 12 बजे तक है, 11:59 तक। यानी कि आप अच्छे से इस डेट को रिवाइज कर लें कि आपकी जो ओपनिंग डेट है वो 23 अगस्त है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 23 सितंबर है। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकल कर रही है। सबसे पहले हम बात कर लें, क्या बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेपुटेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, यानी कि जो रिक्रूटमेंट निकल कर रही है ये आपकी रेगुलर बेसिस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले होने वाली है। ठीक है, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, फिर आपको रेगुलर बेसिस पे कर दिया जाएगा। यही एनआईटी में ऐसा ही प्रोसीजर से आपका सिलेक्शन होता है। चलिए बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोस्ट है। ऐसे तो इनमें बहुत सारी पोस्ट निकल के आई हुई है, मगर हम स्पेशली बात करेंगे हमारे टेक्निकल पोस्ट के बारे में, जो हमारे ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले आप देखिए, आपकी 3rd नंबर जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, ये आपकी पोस्ट है, ये हमारी टेक्निकल पोस्ट है। फिर आपकी जो 5 नंबर पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, आपकी 3rd नंबर पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर ये, और 5 नंबर आपकी जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ये, और 6 नंबर आपकी जूनियर इंजीनियर, और आपकी 9 नंबर सीनियर टेक्नीशियन, और 10 नंबर टेक्नीशियन। ये 5 जो आपकी पोस्ट है ये आपकी टेक्निकल पोस्ट है। पांचों के सीट को जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पांचों के सीट को जो हम ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल सीट हो जाएगी वो हो जाएगी 90 सीट, यानी कि अच्छी खासी सीट जो है वो आपकी निकल के आ रही है। इस लॉकडाउन में बहुत दिनों से कोई भी रिक्रूटमेंट जो है आपकी वो सारे भी रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रही है। बहुत दिनों बाद आपकी एक रेगुलर रिक्रूटमेंट है जो शुरू में आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आपको 90 सीट दी जा रही है। अब बात करते हैं कि इसलिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले आपकी जो सीट है वो 3rd नंबर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। तो देख लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देखिए आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसका नाम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बस यही आपकी एक पोस्ट है जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी सारे पोस्ट के लिए फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। ठीक है, बस यही आपकी एक पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली वो होने वाली 44,900, जो आपकी लेवल 7 की पे मैट्रिक्स पे होगी। आपके साथ में DA मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को मिलती है। ठीक है, इसमें से एक पोस्ट जो है वो आपकी है AE सिविल के लिए, और एक जो पोस्ट है वो आपकी AE इलेक्ट्रिकल के लिए। 2 पोस्ट जो है इसमें टोटल है, एक सिविल वालों के लिए, एक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, बस यही आपकी एक पोस्ट है आई हुई है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें फ्रेशर्स वाले के लिए बहुत ज़्यादा सीट निकल के आई हुई है। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट रखी है वो 55 ईयर्स रखी गई है। हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है। आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एक आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए, इसके बिना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 1st क्लास BTech इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ 5 years रेगुलर सर्विस इन लेवल 5 एज जूनियर इंजीनियर और इज इक्विवेलेंट पोस्ट। ठीक है, आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 5 का एज ए जूनियर इंजीनियर या इसके इक्विवेलेंट किसी पोस्ट का आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में जो आपकी लिखी गई है ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको बेनिफिट होगा, आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी मेरिट में। ठीक है, मेरिट ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेशर्स वालों के लिए जो सीट आई हुई है, जिसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस वाले दोनों ही फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें टोटल आपकी जो सीट है वो 27 सीट है। आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज जो सीट जो है वो डिवाइड है।
इसकी सैलरी जो आपकी होगी स्टार्टिंग वो होगी 35,400 जो आपकी लेवल 6 की पे मैट्रिक्स है, प्लस DA प्लस अलाउंसेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को मिलती है वो सारे आपके यहाँ पे अलाउंसेस आपको दी जाएगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं इनिशियली ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स, शुरू में आपको 2 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई, यानी कि 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन BTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। इन सब में से आपने किसी भी ब्रांच से अगर आपने B या BTech किया है और फर्स्ट क्लास आपने पास किया या उसके इक्विवेलेंट आपके CGPA आए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने फर्स्ट क्लास MCA किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपने मास्टर डिग्री लिया है फिजिक्स या केमिस्ट्री में और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से किसी में एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल में रखा जाएगा, यानी कि आपको मेरिट में प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। हम इसमें देख लेते हैं और इसकी डिटेल क्या कि मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपको इस पर सिलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड को यूज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेज, आपको 3 स्टेज में सिलेक्शन ली जाएगी। एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगी, आपकी एक एडवांस टेस्ट होगी और आपकी एक ट्रेड या स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। प्रीलिमिनरी आपकी जो टेस्ट होगी उसमें आपकी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आया सब में। और जिसमें आपके क्वेश्चन जो होंगे मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपके करेक्ट होते तो 2 मार्क्स मिलेंगे और आपके नेगेटिव मार्किंग जो रखी वो 0.5 मार्क्स रखी गई है, ठीक है। सेकेंड स्टेज आपकी होने वाली वो एडवांस स्टेज होगी, ठीक है। कैंडिडेट विल अटेंड एडवांस टेस्ट ऑन द गेट पैटर्न इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांच सब्जेक्ट, ठीक है। कैंडिडेट को क्या करना है, एडवांस टेस्ट आपको एक देना पड़ेगा जो आपकी जो गेट की एग्जाम होती है B या BTech वालों के लिए जो गेट की एग्जाम होती है उसी पैटर्न पे आप एक एग्जाम ली जाएगी, ठीक है, जिसमें आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 2 घंटे में बनाना होगा, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। अब मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन इन स्टेज 2, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी स्टेज 2 के बेसिस पे बनेगी। स्टेज 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें जो क्वालिफाई करके मेरिट में आएंगे उन्हीं को स्टेज 2 देने का मौका दिया जाएगा। जो स्टेज 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसको उनको स्टेज 2 देने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर सारे लोग के 2-3 कैंडिडेट के अगर नंबर सेम आ जाते हैं तो उनको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, किनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके मैथ के मार्क्स के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 विल बी कंडक्टेड इन सिंगल सेशन एज ए सेक्शन 1 एंड सेक्शन B, ठीक है। आपकी जो स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो एग्जाम होगी आपकी एक ही दिन एक ही सेक्शन में होगी, एक ही पेपर में होगी, जिसमें सेक्शन A और सेक्शन B 2 आपके सेक्शन में ये डिवाइड रहेगी, ठीक है। ये आपके 3 आवर्स की टोटल एग्जाम होगी। और रिस्पॉन्स आंसर शीट ऑफ स्टेज 2 विल बी इवेल्युएटेड ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन स्टेज 1। मैंने आपको पहले बताया कि जो कैंडिडेट स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का स्टेज 2 का पेपर चेक किया जाएगा, नहीं तो उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपकी स्टेज 3 होगी स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 कैंडिडेट इन ईच ब्रांच सब्जेक्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट या स्किल टेस्ट। फिर आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों कंप्लीट करने के बाद जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में जिनका भी नाम होगा उनको स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट के बुलाया जाएगा और आपके ब्रांच से रिलेटेड आपसे स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट जूनियर इंजीनियर की, उसके लिए क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। तो इसके आपकी जो टोटल सीट है वो आपकी 8 सीट है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये सीट कैसे डिवाइड की गई है। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो भी सेम आपकी होगी 35,400 रुपीज़ से आपकी स्टार्ट होगी। बाकी आपके साथ में प्लस में आपके अलाउंसेस होंगे, साढ़े अलाउंसेस। आपको इसमें भी इनिशियली ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 ईयर्स, आपको शुरू में इसमें भी 2 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप यहाँ गौर से देखिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को ध्यान रखिएगा, ये आपके पास होनी ही चाहिए। फर्स्ट क्लास B BTech इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपने फर्स्ट क्लास B या BTech किया हो सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास उसमें से साथ साथ CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। हम देख लेते हैं मेथड ऑफ आपकी जो सिलेक्शन है वो क्या होगी। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन आपकी जो है वो है 3 स्टेज में, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में आपकी जो होगी वो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगी जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछेंगे, सेम जैसे मैंने आपको पिछले पोस्ट के लिए बताया था कि मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपके 0.5 मार्क्स जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फिर आपकी एडवांस टेस्ट होगी जो आपकी गेट के पैटर्न पे होगी। सारे प्रोसेस इसमें सेम है, ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या डिटेल बताई गई थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी टेक्निकल असिस्टेंट के मैंने आपको जो क्वालिफिकेशन बताया था और जितने मैटर बताए थे सिलेक्शन का मैटर सेम वही है, JEE के लिए भी सेम रखी गई है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपकी जो टेक्निकल पोस्ट है 9 नंबर।
उसके बारे में देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या उसमें क्या मेथड रखा गया सिलेक्शन का। सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन की जो टोटल सीट है वो आपकी है 19। सीनियर टेक्नीशियन जो आपकी सीट है वो 19 सीट है। इसके लिए जो स्टार्टिंग सैलरी जो 25,500 रुपीज़ है, जो लेवल 4 की पे मैट्रिक्स है, और साथ में आपके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस जो होते हैं वो मिलेंगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये भी आपके इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दो ईयर्स के लिए। इसकी जो एक्सीडिंग ईयर्स एज रखी गई वो 33 ईयर्स रखी गई, इससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन एज में दी जाएगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट। आपने 3 years का डिप्लोमा किया है अगर इनमें से किसी ब्रांच से, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या IT, इन सब में से किसी से भी आपने 3 years का डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक से या किसी इंस्टीट्यूट से, तब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है BTech यानी कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपने साथ में इंजीनियरिंग भी किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब देख सकते हैं कि बाकी भी इसमें प्रिफरेबल एक्सपीरियंस में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ रखिए। अगर ये सारे एक्सपीरियंस आपके पास हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको मेरिट में। अब हम देख सकते हैं कि इसकी जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कैसे होने वाली है। इसमें भी आपकी जो होगी 3 स्टेज होगी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 एग्जाम में। इसमें भी सेम आपकी सेम मेथड रखी गई। 50 क्वेश्चन आपके स्टेज 1 में पूछ जाएंगे, जिसमें आपसे मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और 0.5 मार्क्स आपके निगेटिव होने वाले हैं। फिर आपकी एडवांस टेस्ट होगी। कैंडिडेट विल अटेंड एडवांस टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ब्रांच और सब्जेक्ट। आपने जिस भी ब्रांच या सब्जेक्ट से आपने इंजीनियरिंग किया है उस सब्जेक्ट या ब्रांच से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 रखी गई है। आपकी जो मेरिट है वो स्टेज 2 के बेसिस पर बनाई जाएगी। फिर जो इस कैंडिडेट स्टेज 2 के मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको फिर स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और स्टेज 3 में आपकी जो होगी वो स्किल टेस्ट यानी कि आपके ब्रांच से रिलेटेड आपसे कुछ स्किल वर्क या स्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन, ठीक है। टेक्नीशियन की जो आपकी टोटल सीट वो है 34। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी 21,700 रुपीज़ लेवल 3 की पे मैट्रिक्स है, प्लस अलाउंसेस आपकी सारी होंगी। ये भी आपकी इनिशियली 2 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी शुरू में। फिर आपकी इसकी जो एज लिमिट वो 27 ईयर्स रखी गई है। इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो रखा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और IT। आपने इन सब में से किसी भी ब्रांच से अगर आपने 3 years डिप्लोमा किया है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या आपने सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी अगर 50% मार्क्स आपने पास किया है और साथ में आपके पास ITI है 1 ईयर का या 1 ईयर से ज़्यादा का सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, DMLT, फोटोग्राफी, ट्रेड या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिविल इसमें मांगा गया तो यानी कि आपकी ITI जो होनी चाहिए वो ड्राफ्टमैन सिविल में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल यहाँ मांगा गया तो आपकी जो ITI होनी चाहिए वो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। मैकेनिकल मांगा गया तो आपकी जो ITI होनी चाहिए वो फीटर, टर्नर या मशीनिस्ट इन सब ट्रेड में होनी चाहिए, मैकेनिकल के ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फील कर सकते हैं जो इन्होंने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, ठीक है। बाकी आपकी जो ये सब ट्रेड आपकी जो है वो ITI में होती है, ठीक है। तो फोटोग्राफी ट्रेड या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड से आपने किया, ऑटोमोबाइल ट्रेड से अगर आपने किया तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग। अगर आपके पास बैचलर डिग्री भी है साथ में तो आपको बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। बाकी आपकी जो प्रिफरेबल एक्सपीरियंस यानी कि ये सारी एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन इसकी क्या होगी, इसकी जो सिलेक्शन वो भी 3 स्टेज में होगी। स्टेज 1 आपकी प्रीलिमिनरी टेस्ट होगी जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे सेम मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। इसमें भी आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सेकंड आपकी होगी एडवांस टेस्ट। एडवांस स्टेज में आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच या सब्जेक्ट आपने जिस भी ब्रांच से सिविल डिप्लोमा किया या जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको 2 आवर्स टाइम दिए जाएंगे बनाने के लिए। और 0.5 मार्क्स के आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसमें भी जो आपकी मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 पे ही बनी जाएंगी, यानी कि एडवांस टेस्ट में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। और वैसे स्टूडेंट जो स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए उन्हें स्टेज 2 का पेपर चेक करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनका स्टेज 2 का पेपर जो वो चेक नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, मेरिट में आपको आना पड़ेगा, तभी आपके स्टेज 2 की पेपर भी चेक की जाएगी। और दोनों ही पेपर जो होगी आपके एक ही साथ होगी, एक ही पेपर में एक ही दिन में होगी, जो 3 आवर्स की टोटल होगी। सेक्शन A और सेक्शन B 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो स्टूडेंट इससे क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हें स्टेज 3 स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके ट्रेड से या आपके जिसने ब्रांच से अपने डिप्लोमा किया या आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया है उससे आपके प्रैक्टिकल या वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट आपकी टेक्निकल जो जितनी पोस्ट थी मैंने आपको बता दिया। इसमें आपकी जो टोटल टेक्निकल पोस्ट थी वो 5 पोस्ट थी जो टेक्निकल थी, जिसमें आपकी टोटल जो सीट थी वो थी 90, यानी कि 90 सीट आपकी जो टोटल वो ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए मिला करके निकली हुई है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या दिया गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन में क्या दिया गया, किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वह देख सकते हैं कि 5 ईयर्स जो वो SC ST वालों के लिए दिया गया है और 3 ईयर्स OBC वालों के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऊपर जब भी मैंने आपको एज बताया उसमें आप अगर SC या ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इसमें अदर कंडीशंस जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस जो है इसके लिए क्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल ऑफिसर, यानी कि जो यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपकी जो मांगी गई है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए मांगी गई है। हमारे लिए तो जितनी भी पोस्ट है जो टेक्निकल पोस्ट है वो 3 से 10 के बीच में है, यानी कि 3 से 11 के बीच में जितनी पोस्ट है। यहाँ देख सकते हैं कि इन केस ऑफ ऑल अदर पोस्ट सीरियल नंबर 3 to 11 एवं द फी विल बी ₹500, यानी कि अगर आप 3 से 11 यानी कि आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी, जो आपको ऑनलाइन पे करनी है, और किसी मेथड से आप इसे पे नहीं कर सकते हैं। अदर कंडीशन में आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट अदर कंडीशन में आपको बता देता हूं, बाकी आपको फुल नोटिफिकेशन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स जो है मैं आपको बताते रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको यह फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 3rd नंबर आपकी जो है, कैंडिडेट इम्पैनल्ड अंडर वेट लिस्ट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ओनली इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द लिस्ट डज नॉट ज्वाइन और केसेस टू बी एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर। ठीक है, अगर वैसे कैंडिडेट जिनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में रहता है तो उनको वो जॉब तभी ऑफर की जाएगी जब जिस कैंडिडेट का नाम पहले था अगर उसने उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में तो उन्हें ऑफर की जाएगी, या जिसने ज्वाइन किया उसने 1 ईयर्स के अंदर ही उस पोस्ट को छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तब वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 4th नंबर, द एलिजिबल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी डिटरमाइंड विल रेफरेंस टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपकी जो एक्सपीरियंस है या एज है, ये सारी चीज़ें जो आपकी काउंट की जाएगी वो लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है अप्लाई करने की उससे पहले ही काउंट की जाएगी, तब तक के लिए ये काउंट की जाएगी। नेक्स्ट हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं 5 नंबर, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC OBC शुड क्लियरली इंडिकेट हिज हर कैटेगरी इन द एप्लीकेशन इवन इफ दे अप्लाई अगेंस्ट UR पोस्ट। अगर आप ST ST या OBC से बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं वो जनरल से अप्लाई करना चाहते हैं, UR से अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा अपना कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहें या आप जनरल से अप्लाई करना चाहें, तब भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 6, SC ST आउट कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल बी पेड टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑफ 2nd क्लास स्लीपर रेयर फेयर बाई शॉर्टेस्ट रूट सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ टिकट, यानी कि अगर ST या ST से आप बिलोंग करते हैं और आपको आउट स्टेशन से आप आ रहे हैं, कहीं दूसरे स्टेट से या दूसरे शहर से आप बिलोंग करते हैं, आप आ रहे हैं रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया, यानी कि आने जाने का जो 2nd क्लास स्लीपर रेलवे का जो फेयर होता है, जो शॉर्टेस्ट रूट वहाँ से होगी आपके शहर से एग्जामिनेशन सेंटर तक, उसकी आपको जो TA है यानी कि ट्रैफिक अलाउंस यानी कि जो पैसा है वो टिकट के पैसे आपको दी जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आने का और अपने जाने का टिकट आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है। तो 10 नंबर जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, कैंडिडेट वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक sector undertaking, autonomous bodies etc. should furnish no objection certificate at the stage of सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक है, वैसे कैंडिडेट जो पहले से ही सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जब स्टेज होगा, यानी कि जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जब उन्हें वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC उस समय आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट 11 नंबर, इन केस द यूनिवर्सिटीज बोर्ड award grade CGPA OGPA the same will be have to indicate in the equivalent percentage of marks as per the norms adopted by that university board। ठीक है, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े, बोर्ड से पढ़े, अगर वो आपको जो मार्क्स है वो CGPA में या ग्रेड में या OGPA के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसको इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज में चेंज करके तभी आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दी इस फॉर्म से रिलेटेड। फिर भी आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, हम उससे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। अब हम देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करनी है।
ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 23 अगस्त, ठीक है। आपको 23 अगस्त के सुबह 11 बजे से 23 सितंबर तक अप्लाई करने की आपको जो बेनिफिट यहाँ पर आपको फैसिलिटी दी जाएगी, जो आप www.nitw.ac.in वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। जब 23 अगस्त आएगी उस दिन आपको इसकी अप्लाई लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जैसे इसकी अप्लाई लिंक एक्टिव होगी वैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसे अपडेट कर दिया जाएगा। और हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे मैंने आपको बता दी। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह के 9:30 से शाम के 6 बजे तक, मंडे से सैटरडे तक, या आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। या आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए कि आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस पर आपको मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। आपको देखते हैं कि सर्टिफिकेट टू बी सबमिट, यानी कि आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया जिसके बेसिस पर आपने पोस्ट अप्लाई किया है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एसएससी यानी कि 10th से लेकर के अभी तक आपने जितनी क्वालिफिकेशन ली है वो आपको सारी देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ या प्रूफ ऑफ एज आपको देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। आपको SC ST अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको इसका अपना सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको OBC सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देनी पड़ेगी। आप डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया था डिजिबिलिटी कैटेगरी से तो आपको डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पहले से किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। ये सारी सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम पर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस जॉब से रिलेटेड मैंने आपको सारी डिटेल बता दिए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक अच्छी खासी पोस्ट आपके लिए निकल के आई है जो ITI डिप्लोमा और BTech तीनों के लिए है। तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।